चलिए भाई, आज का टॉपिक है डी ब्लॉक। यार दोस्तों, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है डी ब्लॉक। लेकिन इस डी ब्लॉक को पढ़ने से पहले हम उसके अंदर कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज और कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक में पहला जो टॉपिक हमारा पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या होती है? देखो, ये फोटोग्राफी वही है जो हमने पहले पढ़ी थी कभी बचपन में, या हमने अगर नहीं पढ़ी तो हमने देखी है बचपन में। कैसे बड़ा एक्साइटमेंट होता था पहले के ज़माने में जब घर में हमारे फंक्शन होता था। जी हाँ, जैसे कभी किसी का बर्थडे है, किसी के अंदर हम शादी है घर के अंदर, या कहीं हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हमारे पास एक कैमरा होता था जिसमें 36 रील का सिर्फ फोटो होता था। टोटल उसकी एल्बम बनाई जाती थी और वो हम रील खरीद के लाते थे। कहाँ से? मार्केट से। ये वही फोटोग्राफी पढ़ रहे हैं। ये हमारी आज की फोटोग्राफी नहीं है, डिजिटल फोटोग्राफी नहीं है, कैमरे वाली नहीं है, सेल्फी नहीं है। तो आपके जो भी मन में डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हटा देना सब। ये बहुत इनिशियल लेवल की फोटोग्राफी है। अच्छा, फोटोग्राफी हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे को सिर्फ इसमें जो रिएजेंट है उनके यूज पूछेगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप फोटोग्राफी पढ़े तो कॉन्सेंट्रेट सिर्फ रिएजेंट्स पर करें, उनकी यूजेस पे करें। आपके मन में जो भी डाउट्स आए उनको थोड़ा कंट्रोल करें। फोटोग्राफर नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? हाँ, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आपने बना दिया सर, I10 नहीं बना के फोटोग्राफर बना दो, मजा आ जाएगा सर। अच्छा है, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, कोई तो जॉब मिला अलग से। तो बिल्कुल कंट्रोल वे में बैठे, फोकस करें सिर्फ किस चीज पर? रिएजेंट्स पर, ठीक है? और उनकी बोलो यूजेस पे, ठीक? तो और ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की फोटोग्राफी इनिशियली, जहां पर हम पहले रील खरीदेंगे, फिर रील खरीद के हम उसे कैमरे में फिट करेंगे। कैमरे में फिट करने के बाद हम उसे फोटो खींचेंगे, फिर वो फोटो खींचने के बाद रील को निकालेंगे, फिर वो रील जा करके फोटोग्राफर के पास जाएगी, फोटोग्राफर के पास जाके वो डेवलप की जाएगी, फिर डेवलप करने के बाद वो फोटो बनेगा और वो हमारे पास आएगा। क्लियर? तो पहला सवाल आता है, फोटोग्राफी किस चीज पर बेस्ड है? तो इसका आंसर देंगे हम, फोटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हैलाइड्स। सिल्वर हैलाइड की फोटो सेंसिटिविटी पर बेस्ड है। तो सिल्वर हैलाइड की फोटो सेंसिटिविटी क्या होती है? तो सिल्वर हैलाइड की फोटो सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि सनलाइट जब उन पर गिरती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब क्या बताओ? जब सिल्वर हैलाइड्स पर सनलाइट गिरेगी तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इसको कहा जाता है फोटो सेंसिटिविटी। क्लियर सबको? फोटो सेंसिटिविटी। तो हम क्या बोलेंगे कि पहला सवाल यहां से आएगा कि फोटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हैलाइड, मेनली AGBR। तो हमारी जो फोटोग्राफी होगी वो मेनली किस पर डिपेंड करेगी? किस पर बेस्ड होगी? AGBR पर। किस पर? AGBR पर, ठीक? अब सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ फिल्म, यानी जो हम फिल्म खरीदने जाते हैं उस फिल्म का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ फिल्म की बात करें अपन, तो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं NH4NO3, ठीक है? NH4Br और AgNO3, इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है, जिससे बनता है AgBr और NH4NO3। ये जो AgBr है ये लेते हैं, इसमें थोड़ा डाई डालते हैं, डाई मतलब कलर्स, ठीक है? ठीक, और जिलेटिन डालते हैं और इसका बना लेते हैं पेस्ट। इस पेस्ट को हम ड्राई करते हैं, कहां पर? अंधेरे कमरे में। कैसे करते हैं? ये जो पेस्ट लिया, इस पेस्ट की कोटिंग करते हैं हम सेलुलोज स्ट्रिप्स या ग्लास शीट पर। सेलुलोज स्ट्रिप्स या ग्लास शीट पर कोटिंग करने के बाद इसे अंधेरे कमरे में सुखाया जाता है, सनलाइट में नहीं, क्योंकि सनलाइट में लाओगे तो ये AGBR डिकम्पोज हो जाएगा दोस्तों, और डिकम्पोज हो गया तो फिर ये टूट जाएगा AG में और हमारी फिल्म काली हो जाएगी, यानी खराब हो जाएगी। इसलिए अंधेरे कमरे में इसको, जल्दी बोलो, अंधेरे कमरे में से सुखाया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ फिल्म में क्या करेंगे? पेस्ट इज कोटेड ऑन सेलुलोज स्ट्रिप्स एंड ड्राइड इन डार्क, ठीक? सूखने के बाद हमारी ये फिल्म बन गई। इस फिल्म को हमने डाल दिया प्लास्टिक के बॉक्स में। प्लास्टिक के बॉक्स में डालने के बाद ये आ गई हमारे मार्केट में। अब ये मार्केट में फोटोग्राफर की शॉप पर मिलने वाली है। अब आपके घर में है फंक्शन, आप गए, फोटोग्राफर से बोला कि हमें रील चाहिए। उस फोटोग्राफर ने आपको प्लास्टिक का बॉक्स दिया, वो रील लेकर आप आए, आपने कैमरा खोला, कैमरे में वो रील फिट करी। रील फिट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होती है? अब आप जिसका फोटो खींचना चाहते हैं, क्या बोला जल्दी बताओ? जिसका फोटो खींचना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, उस
ऑब्जेक्ट को आपने डिसाइड कर लिया, और ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया यानी कि आपने अब क्या करने वाले हैं, आप एक्सपोजर टू लाइट, ये ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया। मान लो ये हमारा नल्ले बार है, ठीक, देखो नल्ले बार कितना स्मार्ट लग रहा है। तो ये आपने क्या करा, नल्ले बार को खड़ा किया, नल्ले बार को बोला चीज, क्लिक किया, तो जैसे क्लिक करोगे तो फ्लैश जाएगा और उसके चेहरे से टकरा के वापस आएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो फिल्म है, इस फिल्म पर अभी AGVR की कोटिंग हो रही थी, फील करो, फील ना, ये AGVR की कोटिंग थी। अब जैसे ही वो नल्ले बार से टकरा करके लाइट आई, लाइट आगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा, उसका टकराएगी, जैसे जहां जहां से टकरा के आई लाइट, वहां वहां का जो AGVR है वो बन गया, ये ठीक है, ये AGVR आ गया, ये नल्ले बार बन गया। क्लियर? ये टकरा के आई, ठीक, यानी कि जो AGVR है वो जब सनलाइट आई तो ये टूट गया Ag+Br2 में, ये Ag का आ गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि जब लाइट जाती है, लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके आती है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि चेहरे से या किसी भी बॉडी के पार्ट से जब वो आई टकरा के तो सेम आई, ऐसा तो नहीं होगा। अलग अलग हिस्से से अलग अलग रिफ्लेक्शन आएगा लाइट का, कभी ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है। तो जब ज्यादा आ जाएगी तब तो डिकम्पोज होगा, लेकिन अगर ज्यादा नहीं आई तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में ही रह जाएगा, मतलब अभी वो प्रोडक्ट में नहीं गया है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए थी। तो हम ये मान लेते कि यहां वाला अभी AGVR जो बचा, ये क्या है, एक्टिवेटेड AGVR, क्या है, एक्टिवेटेड AGVR है ये एक्टिवेटेड AGVR है अभी, यानी कि इसको थोड़ी सी और लाइट मिलती तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता। तो एक AGVR तो बचा एक्टिवेटेड, और एक AGVR जो यहां दिख रहा है ये बचा अनरिएक्टेड। ये पूरा AGVR यहाँ पर अभी इसका यूज नहीं हुआ है, ठीक। अब देखो, अब अगर आपको पुरानी वाली याद हो फोटोग्राफी, तो उसमें जब फोटो खींचता था तो फोटो खींचने के बाद हम रील को ऐसे देखते नहीं थे खोल के, हम उसे क्या करते थे, फोटोग्राफर को देके आते थे, हम उसे क्या करते थे, फोटोग्राफर को देके आते थे। तो यहाँ फोटोग्राफर को ही देके आना पड़ेगा। अब फोटोग्राफर को जब देंगे हम तो वो क्या करेगा, डेवलपिंग, सेकेंड पार्ट हो गया एक्सपोजर टू लाइट। अब थर्ड पार्ट क्या आएगा, डेवलपिंग, थर्ड पार्ट क्या आएगा, डेवलपिंग। अब डेवलपिंग में क्या होगा देखना जरा, डेवलपिंग के अंदर क्या होगा कि ये दो हमारे पास AGVR है, एक तो ये एक्टिवेटेड AGVR है, इस एक्टिवेटेड AGVR के लिए एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाएगा एसिडिक मीडियम में, क्विनॉल, ये इसको रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्विनोन में। किसमें हो जाएगा, क्विनोन में। ये एसिडिक मीडियम लिया अपन ने और ये आपका HBr में आ गया क्विनोन। क्लियर? तो यहां पर आपका ये हो गया। इसी तरह से इसकी जगह हम ये भी ले सकते हैं AGBr, ये भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो यहां पर आपके क्या होगा, AGBr इससे रिएक्ट करेगा Ag और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा KFeC2 प्लस KBr में। ठीक है, तो यहां पर आपका ये Ag आपका प्राप्त हो गया। यानी कि आपने इस रिएक्शन से क्या किया, ये जो AGBr यहां दिख रहा था इस AGBr को किसमें कन्वर्ट कर दिया, Ag में।
इस AGVR को किसमें कन्वर्ट कर दिया, AG में। ये जो AGVR दिख रहा है, इस AGVR को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, AG में, एक्टिवेटेड। लेकिन अभी भी यहाँ पर आपका अनरिएक्टेड AGVR बचा हुआ है, इसको हटाना जरूरी है। अगर ये नहीं हटेगा तो अभी हमारी फिल्म पर जो इमेज है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अनरिएक्टेड AGVR, unreacted AGVR is removed by hypo solution, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहते हैं, हाइपो सॉल्यूशन। और ये आपका अनरिएक्टेड AGVR इस हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये AGVR अनरिएक्टेड इस सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करके आपका क्या बना लेता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो बना, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने से आपका ये अनरिएक्टेड AGVR भी हट गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर कहीं पर भी पूरी फिल्म पर AGVR बचा नहीं, तो आपकी जो इमेज है वो स्टेबल हो गई। और इमेज अगर स्टेबल हो गई तो अब इसे कहा जाता है नेगेटिव। अगर आपको याद हो पुराना, तो उस नेगेटिव को निकाल के हम सनलाइट में आप देख सकते हैं, भूत जैसी शक्ल नजर आती थी। क्या आती थी, भूत जैसी, ऐसे। वो अब सनलाइट की प्रेजेंस में दिखेगा, वो टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, वो स्टेबल इमेज आ गई, ठीक है। पहले के जमाने में उसी नेगेटिव को संभाल के रखा जाता था, कई सालों तक फोटोग्राफर वो नेगेटिव अपने पास रखते थे। और जब हम कभी नेगेटिव का नंबर बताते थे फोटोग्राफर को, तो वो वापस उस फोटो से, मतलब उस नेगेटिव से फोटो निकाल देता था। दैट इज कॉल्ड, ठीक, नेगेटिव। ये आपका नेगेटिव। अब नेगेटिव के बाद क्या होता है, प्रिंट ऑन पेपर। अगला क्या आएगा, प्रिंट ऑन पेपर। यानी कि अब उस नेगेटिव, जैसे जेरोक्स मशीन देखिए, ओरिजिनल आपका क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और आप एक खाली कागज रख देते हैं। आपको याद होता है एक मैकेनिकल लाइट जाती है ऐसे, और वो मैकेनिकल लाइट जब जाएगी तो मैकेनिकल लाइट जाकर के रिफ्लेक्ट होती है, और वो सारा जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वो जेरोक्स मशीन में आ जाता है, और दूसरे वाला जो खाली कागज है उस पर छप जाता है। सेम वही है कि वो नेगेटिव पर आप एक मैकेनिकल लाइट डालते हो तो जो इमेज होती है वो फोटोग्राफिक पेपर पर आ जाती है, ठीक है। यहां पर भी वही होता है कि व्हेन मैकेनिकल लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन फोटोग्राफिक पेपर देन इमेज इज ऑब्टेन। इस तरह से आपको एक फोटो की इमेज आ जाएगी, वो फोटो हम घर पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है फोटोग्राफी, ठीक। फोटोग्राफी करने के बाद एक और फोटोग्राफी में प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है टोनिंग। क्या नाम होता है, टोनिंग। क्या नाम होता है, टोनिंग। अभी टोनिंग क्या होती है जरा देखना। अब सपोज हमारा नल्लेवार जो है उसने बोला कि यार मैं तो, आप मजाक उड़ाते हो मेरा, यार ये गलत बात है सर। आप नल्लेवार ने बोल दिया ये आप मजाक उड़ाते हो, आपको पता नहीं मैं कौन था। मैंने पूछा कौन था भाई नल्लेवार तू? बोला सर मैं राजा था पिछले जन्म में महाराष्ट्र का। हम बोले ऐसा? बोला हाँ सर मेरी हवेली देखो। ये अपनी पुरानी हवेली में ले गया और इसने फोटो दिखाया। तो राजा का फोटो जब देखते हैं तो ओरिजिनलिटी नजर आती है राजा के फोटो में, तो ऐसा लगता है हाँ राजा का फोटो है। तो राजा लोग जो पुराने जमाने में क्या था, फोटोग्राफी इतनी एडवांस नहीं थी, तो अगर एक कॉमन मैन खिंचा रहा है तब भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, और एक राजा खिंचा रहा है तब भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, तो फील नहीं आती थी कि यार ये ओरिजिनल में राजा का है। क्योंकि राजा का फोटो ऐसे स्टाइल में होता था, बिल्कुल सोना चांदी गहने मुकुट वुकुट सब पहना हुआ है, और एक गरीब आदमी का फोटो तो बिल्कुल मेरी तरह ही होता था, गरीब आदमी गरीब टीचर गरीब सब्जेक्ट जैसा, ठीक है। तो वो राजा ऐसे, तो नल्लेवार का फोटो दिखाया, नल्लेवार ने क्या ऐसे था, मैं ये देखो मेरा फोटो। तो नल्लेवार का जो फोटो था वो देखो कैसा था, कि ये नल्लेवार देखो गोल्ड पहना होता है तो गोल्ड जैसा दिखना चाहिए फोटो, और राजा लोग ऐसे कानों में गोल्ड पहनते थे। तो राजाओं के फोटो के लिए या फोटो को चमक देने के लिए या ओरिजिनलिटी प्रदान करने के लिए इस प्रोसेस का किया जाता है, उसका नाम होता है टोनिंग। अब इस टोनिंग में करते क्या है वो समझना। टोनिंग में पहले तो फोटो खींच लिया, फोटो खींचने के बाद जिस हिस्से पर फोटो खींचा अपन ने, जिस हिस्से पर राजा ने गोल्ड पहना हुआ है उस हिस्से पर हम क्या करते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। जी हाँ, जहां गोल्ड पहना था वहां सिल्वर की कोटिंग कर दी ऐसे।
सिल्वर की कोटिंग करने के बाद इसको यानी कि इस फोटो को AuCl3 ऑरिक क्लोराइड यानी कि गोल्ड के सॉल्यूशन में डुबो देते थे। क्या करते थे? गोल्ड के सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता था। गोल्ड के सॉल्यूशन में डुबोने से क्या होता है कि यहां देखो सिल्वर और गोल्ड में अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप बात करें तो सिल्वर ऊपर आता है, गोल्ड नीचे आता है, यानी सिल्वर अच्छा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है अगर ऊपर है तो सिल्वर अगर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो सिल्वर क्या करेगा? इस गोल्ड वाले सॉल्यूशन में से इसको हटा के AgCl बना देगा, खुद आपका गोल्ड में आ जाएगा। तो आप नोटिस करिए कि हमने जहां सिल्वर लगाया वहां कौन आ गया? गोल्ड। और हमने गोल्ड पर सिल्वर लगाया था। हमने सिल्वर ऑलरेडी कहां लगाया था? जहां पहले गोल्ड था। अरे भाई हमने सिल्वर कहां लगाया था? हमने गोल्ड पर लगाया था। अब रिएक्शन कराई फोटोग्राफ की AuCl3 से, तो Ag ने Au को रिप्लेस किया तो Au कहां चला गया? जहां Ag था। और Ag कहां लगाया था? जहां Au था। तो असली में Au कहां आ गया? जहां Au था। यानी जब उसने गोल्ड जहां पहना हुआ था वहीं गोल्ड आपको दिखेगा, फोटो की ओरिजिनलिटी आती। और प्रोसेस महंगा है इसीलिए राजा लोग करा सकते थे। तो आपसे सवाल इतना सा पूछेगा कि गोल्डन एंड और ग्रे टिंट मतलब होता है स्पेसिफिक पार्ट पर टचिंग देना, मतलब टच लगाना है ना। तो गोल्ड या छापना, इंप्रेशन देना, ठीक है। तो गोल्डन और ग्रे टिंट इम्पार्ट ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फोटोग्राफ। गोल्डन और ग्रे टिंट इम्पार्ट ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फोटोग्राफ बाय यूजिंग AuCl3 एंड बाय यूजिंग AuCl3 और दूसरा K2PtCl6। गोल्डन इम्पार्ट होता है AuCl3 से इम्पार्ट और ग्रे इम्पार्ट होता था आपके K2PtCl6 से, क्योंकि प्लेटिनम गोल्ड से भी कॉस्टली होता था। प्लेटिनम क्या होता था? गोल्ड से भी ज्यादा कॉस्टली। तो अगर प्लेटिनम गोल्ड से भी ज्यादा कॉस्टली है तो सोचो क्या हुआ। प्लेटिनम की भी तो पहन सकते हैं गहने, तो प्लेटिनम का भी टिंच इम्पार्ट करना होता था। राजा ने प्लेटिनम पहना हुआ है तो इसलिए वो प्लेटिनम का अगर टिंच देना है तब तो K2PtCl6 और गोल्डन देना है तो AuCl3। तो आपसे सवाल पूछता है टोनिंग में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? AuCl3। ये आपके खत्म हुआ कौन? फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो प्रिपरेशन है वो कैसे किया जाता है जरा देखना। FeO.Cr27 लेते हैं प्लस इसकी रिएक्शन कराई जाती है Na2CO3 से प्लस इसकी रिएक्शन कराते O2 से। करीब 1000 से लेकर के 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। 1000 से लेकर के 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराने पर ये जो O2 है ये इस Fe को ऑक्सीडाइज करेगी और ये O2 इसी Cr27 जो लिख रहा है, सॉरी ये FeO CrO4 यानी कि आपको याद होता क्रोमाइड और होता था, याद है क्रोमाइड और का जो फॉर्मूला होता था FeCr2O4 होता था। तो ये Cr2O3 है +3, 7 नहीं था वो, है ना। तो यहाँ आप देखोगे तो ये +3 आएगा, ये आपका +2 आएगा, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके ये ले आएगा इसको तो Fe2O3 में, और ये आपका +6 में आएगा, वो +6 इससे फ्यूज हो जाता है और बनाता है Na2CrO4 प्लस CO2 बाहर आ जाएगी। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और ये होता है आपका सॉल्युबल। तो इसका मतलब इसको क्या करना है? डिसॉल्व इन वाटर। डिसॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर्ड। क्या करते हैं जल्दी बताओ इसको?
डिसॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर। तो इसको डिसॉल्व कर लिया वाटर में और फिल्टर कर लिया। जब फिल्टर करेंगे तो रेजिड्यू जो होगा उस रेजिड्यू में आएगा Fe2O3 और Na2CrO4 जो होगा वो किस में आ जाएगा, फिल्ट्रेट। क्या बोला दोबारा बताओ मैंने? ये रेजिड्यू में आ गया Fe2O3 और ये आपका फिल्ट्रेट में आ गया Na2CrO4। फील आ गई? क्लियर? हाँ या ना? अब इस प्रोसेस में एक खास बात होती है, इसमें क्या लाइम ऐड कर देते हैं। लाइम नोट करके लिखेंगे हम यहाँ, लाइम। अब लाइम ऐड क्यों करते हैं? तो लाइम ऐड करने का जो रीजन होगा वो रीजन होगा कि Na2CO3, ये लाइम जो होता है वो Na2CO3 के साथ डाला जाता है। तो जो लाइम Na2CO3 के साथ डालते हैं तो उसका काम होता है कि ये गैसों को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो फायदा क्या होगा? इट हेल्प्स द मास कीप पोरस, यानी कि मास को पोरस रखने के लिए काम करता है। इट हेल्प्स टू कीप द मास पोरस। और दूसरी बात, अगर वो पोरस रखेगा तो जो एयर होगी वो हर जगह उसका एक्सेस होगा, हर जगह एक्सेस होगा तो वो कभी भी इनको फ्यूज्ड नहीं होने देती है Na2CrO4 को। ठीक है, फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन होकर बड़े क्रिस्टल नहीं बनने देती। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रिएक्शन फास्ट हो, रिएक्शन ज्यादा हो, क्योंकि अगर वो हर जगह एयर जाएगी तो एयर अगर हर जगह जाएगी तो रिएक्शन हर जगह होगी, हर जगह का मॉलिक्यूल का पार्टिकल या मॉलिक्यूल का जो एटम है वो हर जगह पार्टिसिपेट करेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो लाइम का एक फंक्शन आपको नोट करके लिखना इंपॉर्टेंट। क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स टू कीप द मास पोरस। इसलिए जो एयर है उसका एक्सेस हर जगह होगा और वो Na2CrO4 को फ्यूज्ड नहीं होने देती, यानी कि जो फ्यूजन है वो नहीं आएगा। क्या बोला? इट प्रिवेंट, बोलो फ्यूजन। फ्यूजन नहीं आने देगी आपस में, उसको मिक्स नहीं होने देगी, फ्यूज नहीं होने देगी। ठीक है, अब यहां पर बात आ गई है आपके डाइक्रोमेट, सॉरी यहां पर बात आ गई आपकी क्रोमेट की। अब एक खास बात इंपॉर्टेंट है, नोट करके ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो क्रोमेट है और जो डाइक्रोमेट है, क्या बोला जल्दी बताओ? ये क्रोमेट है और ये डाइक्रोमेट है। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो होते हैं ना, ये एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एक साथ। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों जो है वो एक साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम पीएच क्या करेंगे 7 से ज्यादा तो बेसिक होगा, और अगर हम पीएच 7 से कम तो एसिडिक होगा। ठीक है, तो पीएच अगर 7 से कम है तो ये बनेगा, और पीएच अगर 7 से ज्यादा तो ये बनेगा। तो ये जो Na2CrO4 लिया अपन ने, इस Na2CrO4 की रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से करवा दूं, अगर इस Na2CrO4 की रिएक्शन हम किससे करवा दे? H2SO4 से। तो H2SO4 से करवा दे अगर, तो यहां पर आपको ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट और Na2SO4, ये आपका बन गया Na2Cr27 डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट बनने के बाद ये जो Na2SO4 बचा, सॉल्ट केक बोलते हैं इसको, याद करो। और अगर ये Na2SO4.10H2 होता तो इसे कहते हैं ग्लोबर सॉल्ट। इसकी सॉल्युबिलिटी का जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है कि ये जो Na2SO4 है, सॉल्ट केक है, इसकी सॉल्युबिलिटी 32.4 डिग्री तक मैक्सिमम होती है। 32.4 डिग्री तक मैक्सिमम होती है और उसके बाद ये अचानक घटने लगती है। तो यानी कि हमें इसकी सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी पता है। हमें जब इस Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी पता है तो अपने आप ही समझ गए आप कि ये मैक्सिमम सॉल्युबल कितने पर होगा? 32.4 पर। तो हम यहां जानबूझ करके ऐसा सूटेबल टेम्परेचर एम्प्लॉयड करते हैं जिससे Na2SO4 के क्रिस्टल बाहर आ जाए। क्या बोला बताओ मैंने? ऐसा सूटेबल टेम्परेचर एम्प्लॉयड करते हैं जिससे हमारा Na2SO4 का क्रिस्टल बाहर आ जाए, और उसके बाद जो डाइक्रोमेट है उसके क्रिस्टल बाहर निकाल लेते हैं।
और डाइक्रोमेट के जो क्रिस्टल्स आते हैं, रेड कलर के क्रिस्टल होते हैं, वो Na2Cr2 7.2H2O की फॉर्म में। बाद में इसको क्रिस्टल लिया जा रहा है, ठीक है। अब ये Na2Cr2 7.2H2O का क्रिस्टल बाहर आ गया, इस क्रिस्टल की रिएक्शन कराई जाती है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है किससे? KCl से, और डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं इसको। डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और K2Cr2 7 प्लस यहां पर बनता है वापस NaCl। इस तरह से हमें प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2 7 मिलता है। आराम से दोबारा से समझेंगे, कुछ नहीं लिया हमने, क्रोमाइट और लिया, उसके Na2CO3 से रिएक्शन कराई O2 में। O2 ने उसको क्या किया, Fe को ऑक्सीडाइज करके Fe2O3 बनाया, क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करके क्रोमियम +6 में लाया, वो Na2CO3 के साथ फ्यूज्ड होकर Na2CO3 बन गया, Na2CrO4 बन गया। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता थी कि यार Fe2O3 जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है पानी में, और Na2CrO4 सॉल्युबल होता है। CO2 जो बनी वो तो उड़ी गई थी, तो हमने क्या करा, उसको उठा के सीधा सीधा किसमें डाल दिया, पानी में। पानी में डालकर उसे क्या कर लिया, फिल्टर किया, तो Fe2O3 तो भग गया, वो तो रेसिड्यू था। अब बच गया Na2CrO4। ये Na2CrO4 की प्रॉपर्टी हमको पता है कि यार एसिड डाल दो तो वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने एसिड डाल दिया, एसिड डालते ही डाइक्रोमेट बन गया। डाइक्रोमेट के साथ हमने क्या बन गया, ये Na2SO4। अब ये जो Na2SO4 बना, इसकी सॉल्युबिलिटी का भी इंटरेस्टिंग फीचर है कि वो 32.4 पर मैक्सिमम है, बाकी घट जाती है। तो एक ऐसा सूटेबल टेम्परेचर एम्प्लॉय करो जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी कम रहे, ताकि इसका क्रिस्टल बाहर आ जाए। तो सबसे पहले इसका क्रिस्टल बाहर निकाल लिया, ये बच गया। अब इसको फिर क्रिस्टलाइज किया बाद में, तो इसका क्रिस्टल बाहर निकला इस फॉर्म में। उस क्रिस्टल की रिएक्शन करा दी KCl से, तो आपके बन गए K2Cr2 7। इस पूरे प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट बात आई थी, लाइम क्यों डाल रहे थे Na2CO3 के साथ। तो Na2CO3 के साथ लाइम डाल रहे थे क्योंकि ये अच्छा एब्जॉर्ब करने वाला होता है गैसों का, तो ये गैसों को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर ये गैसों को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो रिएक्शन अच्छे से होगी। इट हेल्प्स टू कीप द मास पोरस, क्योंकि कोई भी गैस कोई जगह घेर के नहीं बैठी है तो पोरस हो जाता है, वो जगह खाली होती है, तो और खाली होगी तो एयर का एक्सेस बहुत ज़्यादा होगा, तो रिएक्शन अच्छी होगी। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक डाउट जो इम्पोर्टेंट है वो पता है क्या है, हमें बनाना था K2Cr2 7, तो हमने यहाँ जब रिएक्शन कराई तो Na2Cr2 7 से क्यों कराई, Na2CO3 से क्यों कराई, क्योंकि अगर यहाँ पर डायरेक्ट ही हम K2CO3 लेते तो यहाँ बनता है K2Cr4, K2Cr4 लेते और डायरेक्ट डालते H2SO4, तो यहाँ K2Cr2 7 और K2SO4 बन जाता, और जब K2Cr2 7 यहीं पर बन गया तो एक स्टेप बच जाते ना अपन। मतलब समझे कि Na2CO3 की जगह आपने K2CO3 क्यों नहीं लिया, जबकि बनाना तो K2Cr2 7 ही था। सोचो, उसका रीजन सुनो। अगर आप यहाँ पर K2Cr2 7 लेते तो K2Cr4 बनता, K2Cr4 में H2SO4 डालते तो यहाँ K2Cr2 7 प्लस K2SO4 बनता। K2SO4 की जो सॉल्युबिलिटी होती वो K2Cr2 7 के ही बराबर होती, सेम सॉल्युबिलिटी होती, तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता। अब आप निकाल नहीं पाते, और अगर आप निकाल ही नहीं पाओगे उसको तो फिर फायदा क्या हुआ, तो मिक्सचर बनेगा, इम्प्योर बनेगा वो तो। इसलिए हमें पहले K2Cr2 7 की जगह यहाँ Na2Cr2 7 और Na2SO4 बनाना पड़ता है, क्योंकि Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी हमको पता है, वहां से निकल जाएगी, उसको निकाल लेंगे और फिर आपके पास Na2Cr2 7 को रिएक्ट करा के K2Cr2 7 बनाएंगे। ठीक है, अब देखो तो हमें एक प्रॉपर्टी तो याद होगी इसकी कि भाई K2Cr2 7 जो होता है वो एसिडिक मीडियम में आपका होता है, और ये CrO4 माइनस डाइक्रोमेट जो है वो किस में होता है, क्रोमेट बेसिक में, और ये एसिडिक में।
ये 126 डिग्री होता है, इसका जो एंगल है वो कितना है 126। ठीक है, एक खास बात, डाइक्रोमेट जो है उसका कलर आपको पता होना चाहिए ऑरेंज होता है, और जो क्रोमेट होता है उसका जो कलर होता है वो आपको पता है क्या होता है, क्रोमेट का कलर वो येलो होता है। क्या होता है? येलो। अब एक खास बात देखना आप, ये जो आपका डिस्टेंस है वो 163 pm है और ये 179 पिकोमीटर है। ये ज्यादा ये कम है, क्यों? सोचो 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 सोचो। अब मालूम है ये -2 आएगा यहाँ पे, यानी कि एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होता है ऐसे, और जब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो ये -2 हटा दें, अब तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? यहां पर रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो लेंथ तो कम ही आएगी ना। अब जेई एडवांस में एक सवाल पूछा था, फाइंड द आइडेंटिकल CRO बॉन्ड इन डाइक्रोमेट। अब बताओ आंसर क्या आएगा? आइडेंटिकल CRO बॉन्ड इन डाइक्रोमेट, तो आंसर आएगा 6, क्योंकि यही आइडेंटिकल है 3 और ये 3 6। ठीक। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि 2019 के अंदर एक सवाल आया जेईई मेंस के अंदर, और उसने पता है क्या पूछ लिया, उसने पूछा कि कितने बॉन्ड्स हैं CRO। अब यहाँ फंस गए अपन, क्योंकि कितने बॉन्ड्स हैं CRO की बात अगर अपन करें तो यहाँ ऐसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉन्ड आ रहे हैं। देखो एडवांस का सवाल आया है, लिख दिया मैंने। जेईई मेंस ने आंसर क्या दिया? 9। उसका रीजन है कि एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है स्केलेटन, वो ये दिया है। ठीक है, अब आप इसमें काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या गया था? क्लियर? उन्होंने इस रिएक्शन से, इस स्ट्रक्चर से आंसर दे दिया, जबकि आंसर गलत है। आंसर सही में ये आना चाहिए। क्लियर है? तो वहां कंफ्यूजन आएगा जब 2019 का ये सवाल हम डिस्कस करेंगे, तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा वहां 8, आपको आएगा सर 12 होना चाहिए, एक्चुअल में 12 होना चाहिए, क्योंकि देखो एडवांस वाले ने सवाल पूछा, इंटीजर सवाल था ये, वो उन्होंने स्केलेटन एनसीईआरटी से मान लिया, लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने दोनों स्ट्रक्चर बना दिया, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है और एनसीईआरटी में जो लिखी है वो ये है। क्लियर? तो आंसर लिंकेज होना चाहिए था वहां पे, अगर वो लिंकेज पूछ लेता तो करेक्ट हो जाता, क्योंकि लिंकेज तो 8 ही है। ठीक है, बॉन्ड पूछ लिया इसलिए गड़बड़ है, तो वहां हो सकता है आपको वेरिएशन नजर आए, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोबारा ऐसा आंसर नहीं आता। वो क्या करेक्शन कर देते हैं, फिर अपडेटेड आंसर की नहीं डालते वो, तो फिर अपडेटेड आंसर की नहीं होती, तो अपडेटेड आंसर की आपके पास पहुंचती नहीं है, जिस वजह से आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि शीट में मिस प्रिंटिंग है, हमने वहां ये देखा ऐसा। आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया, जेईई एडवांस में जो आएगा वो सही आएगा आंसर। ठीक है, अब जो बात आती है खास, वो क्या आती है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक खास बात हो, सोडियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वाटर सॉल्युबल होने के वजह से ही सोडियम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज सोडियम के सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए यूज किया जाता है। जब आप स्कूल में जाएंगे और प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहां आपको ब्यूरेट मिलती है, उस ब्यूरेट के अंदर आप देखेंगे, अगर उस ब्यूरेट के अंदर आप अगर देखेंगे तो ब्यूरेट के अंदर जो भरा होता है ना डाइक्रोमेट सॉल्यूशन होता है वो,
ठीक है। वो डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो होता है, वो डाइक्रोमेट सॉल्यूशन आपके यूज किया जा सकता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए, यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए, ठीक है। ये लेबोरेटरी में अपने आप पता लग जाएगा आपको। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो आपके एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें डाइक्रोमेट जो है वो एसिडिक मीडियम में, अगर हम बात करें बैलेंस है क्या देखो, अगर हम बात करें तो ये डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +3 में जाता है। ये तो हमने सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ा था। किस में पढ़ा था? सॉल्ट एनालिसिस में भी, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा वो 1.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब ये एसिडिक मीडियम की बात चल रही है। एसिडिक मीडियम में ये आपने कई सारे इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ा था। जैसे अगर I- आ जाए तो ये डाइक्रोमेट इसको कहाँ ले जाएगा? I2 में। और अगर मान लो SN+2 ले आ जाए तो कहाँ ले जाएगा? ये SN+4 में। अगर यहाँ पर H2S आ जाए तो ये कहाँ ले जाएगा? सल्फर +Cr+3 में। ये हमने पढ़े हैं सारे के सारे, याद है? जब हमने सॉल्ट एनालिसिस की बात की थी तो सॉल्ट एनालिसिस के अंदर बात आई थी, याद है वो तो, ठीक है। अगर हम बात करें Fe+2 की तो Fe+2 को भी डाइक्रोमेट कहाँ ले जाता है? ये Fe+2 को डाइक्रोमेट कहाँ ले जाएगा? Fe+3 में। ये डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये सिंपल सा जेईई मेंस में डायरेक्ट पूछता है वो, ठीक है। अगला देखो, अब जब बात करते हैं कि हम, ध्यान से सुनना, कि एक खास बात देखना, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से आएगी वो, कि क्रोमियम और सल्फर का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d5 4s1 होगा। इसका आएगा आपका 3s2 3p4। तो ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, वहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, देखो आप, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। क्या बोला जल्दी बताओ? यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ भी 6 है। और अगर आपको याद हो तो मेंडलीफ ने इसे 6th B में रखा था और ये आपका 6th A में है। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली याद है? चेल्कोजन फैमिली भी कहा जाता है, ओर फॉर्मिंग फैमिली। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। इस वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टियां सेम पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें क्रोमियम की तो क्रोमियम SO3 क्रोमियम CrO3 बनाएगा तो ये SO3 बनाएगा। ये CrO2Cl2 बनाएगा तो ये SO2Cl2 बनाएगा। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में अगर याद हो तो CrO2Cl2 को NH में से पास करने पर क्रोमेट बना था, इसमें से पास करने पर ये भी क्रोमेट की जगह सल्फेट बना देगा। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बीटा, ये, और यहाँ SO3 जो बीटा SO3 था, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, उसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी आएगी। मतलब समझे इसका मतलब ये निकला कि आइसो स्ट्रक्चरल है, ये दोनों स्ट्रक्चर भी सेम रख रहे हैं। CrO3 और SO3 दोनों के स्ट्रक्चर सेम आ रही, दैट मींस आइसो स्ट्रक्चरल है दोनों। अब SO3 में थोड़ा सा स्पेसिफाइड कर रहे हैं हम, बीटा SO3, क्योंकि SO3 के 3 एलोट्रोप होते हैं, अल्फा बीटा गामा। गामा SO3 जिसे हम S3O9 कहते हैं। गामा SO3 क्या होती है? S3O9, वो अलग स्ट्रक्चर है, वो साइक्लिक है। क्लियर? तो यहां तक की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपके स्ट्रक्चर सेम आ रहा है तो आइसो स्ट्रक्चरल आएगा। ये क्या आएगा? आइसो स्ट्रक्चरल। आपने अगर पढ़ा होगा तो एक स्ट्रक्चर हम 11th में पढ़ते थे, CL3Cl, इसको भी अगर NH से पास कर दें तो ये भी आपका क्या बनाएगा? सल्फेट। ऐसे कैसे यहाँ पे CrO3
Cl माइनस, इसको भी NH में से पास कर दें तो ये बनाएगा आपका CrO4 माइनस 2। ठीक, तो ये सारे के सारे इनकी प्रॉपर्टी होती है क्रोमेट में सिमिलर टू सल्फेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इन लेबोरेटरी डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इज यूज्ड मेनली, नॉट Na2Cr27। अब ये भी बताया था मैंने आपको कि प्राइमरी स्टैंडर्ड में K2Cr27 नॉट सोडियम डाइक्रोमेट। व्हाई? बहुत सिंपल है। एक्चुअली आप थोड़ा सा जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो इसका जो सॉल्ट होता है वो N1V1 में कंफर्म होता है V1 कितना है। मान लो हमने ये लिया आपका 10 ml, तो ये फिक्स है। अगर आपने गलती से डाइक्रोमेट ले लिया तो डाइक्रोमेट में सोडियम है और सोडियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। क्या है वहां पर? वहां क्या है डाइक्रोमेट में? सोडियम की पोलराइजिंग पावर क्या है? ज्यादा। तो वो क्या कर सकता है? पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो पानी अंदर आ जाएगा तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इसलिए वो हमारा रिस्क हो गया, गलत कैलकुलेशन आ सकती है। इसलिए हम यहाँ पर डाइक्रोमेट को यूज करते हैं, पोटेशियम को, सोडियम को नहीं करते। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप सिंपल सा लिखेंगे कि डाइक्रोमेट Na2Cr27 इज अ डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट वही होता है पानी एब्जॉर्ब करने वाला। तो Na2Cr27 इज अ डेलिक्वेसेंट, दैट्स व्हाई हम इसको यूज नहीं कर सकते। इनफ कंसंट्रेशन चेंज करने की कैपेबिलिटी है इसके अंदर, तो हम डाइक्रोमेट में पोटेशियम यूज करते हैं। ठीक, अगला देखो। अब बोलेगा कि हाउ टू स्टैंडर्डाइज थायोसल्फेट सॉल्यूशन, कि अगर थायोसल्फेट सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना हो तो कैसे करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि थायोसल्फेट के अंदर, याद है आइडोमेट्री टेस्ट आया था, एक थायोसल्फेट में एक आइडोमेट्री टेस्ट आया था, तो उससे स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो ये सवाल आपसे जो पूछेंगे वो बता देंगे। तो ये आपका ठीक है डी ब्लॉक अभी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इतना आप अच्छे से याद करें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।